हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। आज मैं आपके लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। आज के इस लेक्चर में हम एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। किसका? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, लेकिन एक अलग अंदाज में। हमारे केमिस्ट्री के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जोसेफ प्राउस्ट। कौन है? जोसेफ प्राउस्ट। एक दिन क्या हुआ कि जोसेफ प्राउस्ट जो है वो अपनी लैब में कुछ काम कर रहे थे, तो अपने काम में इतने मग्न हो गए थे, इतने बिजी हो गए थे कि वो खाना खाना भूल गए। वो खाना खाना भूल गए। तो उन्होंने क्या किया, जब वो खाना खाना भूल गए तो उनको बहुत जोर की भूख लगी, तो वो गए मार्केट गए। कहाँ गए? मार्केट गए। तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे जो है वो वड़ा पाव वाले खड़े थे। अब उनको जोर की भूख लगी थी तो वो वड़ा पाव के खाने के लिए वहाँ पे गए। लेकिन हमारे जो जोसेफ प्राउस्ट भैया है, जिनको मैं प्यार से बड़े भैया बोलता हूँ, इनका दिल बहुत बड़ा है। वहाँ पे दो वड़ा पाव वाले खड़े थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस वाले के पास जाऊँगा तो ये वाला बुरा मान जाएगा, और अगर इसके पास गया तो ये वाला बुरा मान जाएगा, और इसके पास गया तो ये वाला बुरा मान जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक यहाँ से खाया और एक यहाँ से खाया। ये जो था, ये था भैया हमारा मुन्ना वड़ा पाव, और ये था हमारा गुड्डू। चलो बबलू बना देते हैं, बबलू वड़ा पाव। दो वड़ा पाव वाले थे, एक मुन्ना वड़ा पाव और दूसरा एक बबलू वड़ा पाव। तो उन्होंने क्या किया, दोनों से एक एक वड़ा पाव खरीदा और दोनों से एक एक वड़ा पाव खाया। ठीक है, उनका पेट भर गया। अब वापस वो अपनी लैब की ओर जा रहे थे, तभी उनके दिमाग में एक विचार आया, एक ख्याल आया कि उन्होंने अपने आप से बात बोली कि मैंने एक तो मुन्ना वड़ा पाव खाया और एक बबलू वड़ा पाव खाया। एक मुन्ना वड़ा पाव खाया और एक बबलू वड़ा पाव खाया। तो उन्होंने नोटिस किया कि मुन्ना जो वड़ा पाव है वो भी एक पाव देता है और बबलू वड़ा पाव भी एक ही पाव देता है। इसके वड़ा पाव में भी एक ही वड़ा था, एक ही वड़ा था, और इसके वड़ा पाव में भी एक ही वड़ा था। ये भी चटनी उतनी ही देता है, मान लेते हैं 10 ग्राम चटनी देता है, और ये भी उतनी ही चटनी देता है। दोनों की प्राइस भी सेम है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे बड़े भैया बोल रहे हैं अपने आप से। मुन्ना वड़ा पाव से उन्होंने वड़ा पाव खाया और बबलू वड़ा पाव से वड़ा पाव खाया। उन्होंने ये देखा कि दोनों एक एक पाव देते हैं, दोनों के वड़ा पाव में एक एक वड़ा है, दोनों की चटनी जो है वो 10-10 ग्राम है, और प्राइस भी क्या है? सेम है। प्राइस भी क्या है? सेम है। दोनों के बनाने का मेथड अलग अलग है। दोनों के बनाने का मेथड अलग अलग है। दोनों का सोर्स, यानी एक उन्होंने मुन्ना से खाया और दूसरा बबलू से खाया, दोनों का सोर्स अलग अलग, बनाने का मेथड अलग अलग। तो भैया उन्होंने इस वड़ा पाव को खाते खाते एक कॉन्सेप्ट बना दिया, और उसी कॉन्सेप्ट का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और इसी को हम बोलते हैं, इसी का एक दूसरा नाम भी है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। हमारे बड़े भैया जो जोसेफ प्राउस्ट है,
उन्होंने वड़ा पाव खाते खाते एक नियम डेवलप कर दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। एक्चुअली इस नियम में क्या बोला उन्होंने कि उन्होंने वड़ा पाव दो अलग अलग सोर्स से खाया, एक बबलू भैया से और एक मुन्ना भैया से। ठीक है, दोनों की प्राइस सेम थी, चटनी की मात्रा सेम थी, एक एक वड़ा था और एक एक पाव था। सोर्स अलग अलग था, उनका मेथड भी बनाने का अलग अलग हो सकता है, सेम हो सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों में जो कंपोजिशन है पाव, वड़ा और चटनी का, वो क्या था, सेम था। तो भैया यहीं से उन्होंने एक नया नियम निकाला, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्या बोला उन्होंने? बोला कि इफ गेट अ कंपाउंड by any source या make a compound by any method, if get a compound by any source, भाई दोनों अलग अलग सोर्स से उन्होंने एक एक वड़ा पाव खाया, दोनों में बनाने का जो मेथड था वो भी अलग अलग था। ठीक है, इफ गेट अ कंपाउंड बाय एनी सोर्स या मेक अ कंपाउंड बाय एनी मेथड, the ratio of masses of elements in a compound will be always constant। बस यही है इनका नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्या है, सुनो भाई, देखो सोर्स अलग अलग था, बनाने का उनका मेथड अलग अलग हो सकता है, लेकिन पाव, वड़ा और चटनी का जो कंपोजिशन है वो दोनों में क्या है, कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा। तो मैंने यही बोला है कि इफ गेट अ कंपाउंड, आप कंपाउंड को किसी भी मेथड से बना लो, कहीं से भी ले लो, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनका जो कंपोजिशन होगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे मैं आपको इसको और एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे आपने एक सी वाटर लिया और एक लिया आपने रेन वाटर। अब आप चाहे सी वाटर लो चाहे रेन वाटर लो, दोनों का सोर्स अलग अलग है। एक आपने सी वाटर लिया है और दूसरा रेन वाटर लिया है, लेकिन जो एलिमेंट है उनके मास का जो रेशियो है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक का कितना होता है 1 ग्राम, तो 2 का कितना होगा 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। सिंपल रेशियो कितना हो जाएगा 1:8। यहाँ पे भी अगर आप रेशियो देखोगे तो रेशियो क्या रहेगा, सेम। तो आप चाहे सोर्स अलग अलग हो, चाहे बनाने का मेथड अलग अलग हो, कंपाउंड में जो एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये एलिमेंट है, इनके मास का रेशियो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हमेशा हमेशा। बस यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या जिसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। लेकिन भैया मैं इसको तो जो है अपने अंदाज में बोलता हूं वड़ा पाव का नियम, क्योंकि जब भी मैं वड़ा पाव को देखता हूं ना तो इस नियम की पूरी कहानी मेरे दिमाग में चलने स्टार्ट हो जाती है। तो आप भी जब एक वड़ा पाव को देखोगे ना तो आपको भी ये नियम पूरा कंप्लीट मेमोराइज हो जाना चाहिए। तो आप, ठीक है। अब लेकिन ये जो नियम है, ये जो रूल है,
3 जगहों पे नहीं लगता। कहाँ पे नहीं लगता? 3 जगहों पे नहीं लगता। कहाँ पे? पहला तो ये आइसोटॉप्स में नहीं लगता। आइसोटॉप्स कैसे? आइसोटॉप्स का मतलब होता है कि अगर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे कार्बन के बताऊं मैं तो जैसे कार्बन होता है C12 और एक होता है C13। दोनों का मास नंबर क्या है? सॉरी, एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका भी होता है 12, लेकिन इसका मास नंबर है 12 और इसका मास नंबर है 13। तब अगर तुम देखो, जैसे मैं इसकी देखूं CO2, इसमें जो कार्बन है उसका मास कितना है? 12, और इसमें जो कार्बन है उसका मास है कितना? 13। अब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो चेक करता हूं तो 12 एक ऑक्सीजन का कितना? 16, 2 का कितना? 32, इसमें कितना? एक का 13, 16, 32। ठीक है, अब देखो मैं इसको थोड़ा सिंपल करता हूं। 3 लेकिन ठीक है ये वाला। अब दोनों में आप देख लो मास का रेशियो क्या है? अलग अलग। मतलब ये नियम आइसोटॉप्स में नहीं लगता। दूसरा है एलॉय मेटल। हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। मेटल्स, एलॉय मेटल्स में नहीं लगता। ठीक है, तीसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड इन तीनों में नहीं लगता। ठीक है, यह है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का नियम। अब इस पे एक सवाल कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? अगर इस पे न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है, तो उसको मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना सिखाऊंगा। एक्चुअली जो मोल कॉन्सेप्ट है और आगे एक और कॉन्सेप्ट आएगा स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये 6 के 6 जो लॉ बताऊंगा ना, उनका निचोड़ है। तब अगर मैं आपको यहाँ एक अलग तरीका बताऊंगा क्वेश्चन करने का, फिर वहाँ पे एक अलग तरीका बताऊंगा, तो आपको फिर कंफ्यूजन होगा। तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे एक सिंपल तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, लेकिन अगर इससे थ्योरेटिकल सवाल भी पूछा जाता है, ठीक है, पता लगाना होता है कि जो हमें सेट दे रखा है वो कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो मैं आपको इसके लिए एक देसी जुगाड़ बताता हूँ, ध्यान रखना। क्या है देसी जुगाड़? देसी जुगाड़ मतलब डीजे। और डीजे तभी बजता है जब चेहरे पे हल्की सी स्माइल हो। हल्की सी स्माइल क्यों? क्योंकि अब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का हर क्वेश्चन होगा ओनली एक लाइन से। क्या है? लाइन ये है, इफ टू टाइप्स of element, if two types of elements make a one compound, क्या मतलब इस लाइन का? सुनना, जैसे मैंने H2O लिया, CO2 लिया, और भी कोई ले लो आप, जैसे HCl लिया। ठीक है, अगर तुम्हें कहीं पर भी दो टाइप के एलिमेंट से एक ही कंपाउंड बनता दिखे, दो टाइप के एलिमेंट से एक ही कंपाउंड बनता दिखे, तो भैया बोल देना लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का नियम है। ये दो टाइप के एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? H2O। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट है, कंपाउंड क्या बना रहे? एक ही बना रहे। यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट और कंपाउंड कितना बना रहे? एक बना रहे। तो भैया बस आप इस लाइन को याद रखना
कि 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मेक वन कंपाउंड। और इस लाइन से तुम्हारे सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और अगर इसका कोई न्यूमेरिकल बनेगा तो वो मैं आपको तरीका वहां पे बता दूंगा। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट अपना पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको लाइफ टाइम याद रखना है ना, बस ये वड़ा पाव वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। जब भी तुम किसी वड़ा पाव को देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये नियम पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा। वापस रिवाइज करने का काम नहीं। तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ो ना, तो एक उसको डेली लाइफ से क्रिएट करके पढ़ो, उसे डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ो। क्योंकि आप डेली लाइफ में नई नई चीजें देखते रहते हो, जैसे आप उस चीज को देखोगे तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।